बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वैल्यू स्पेशल। आज का हमारा टॉपिक होगा पाकिस्तान में निज़ाम तालीम और आईन पाकिस्तान राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या कहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब, माहिर कानून हैं। थैंक यू। उनके साथ प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ सानी साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब, बताइएगा कि राइट ऑफ एजुकेशन के मुतल्लिक़ आईन पाकिस्तान क्या कहता है। जी मियाँ इकबाल साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें मदऊ किया और अपने नाज़रीन तक एजुकेशन से मुतअल्लिक़ आईन पाकिस्तान में कौन सी ऐसी आर्टिकल्स हैं उनकी आगाही के लिए हमें मौका दिया। गुजारिश इस तरह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1979 उसके जो पहला चैप्टर है उसमें 8 से लेके 28 तक आर्टिकल्स मौजूद हैं और ये जो चैप्टर है ये फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आईन पाकिस्तान में जो सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान को बुनियादी हकूक़ मुयस्सर हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें जो आर्टिकल 25A है जो 2010 में एक 18वीं तरमीम के बाद जिसको लेजिस्लेट किया गया और उसको ऐड किया गया आईन पाकिस्तान में, तो उसकी रो से एक नया जो आर्टिकल है वो शामिल हुआ। वो ये कहता है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स इन सच मैनर एज वेल एज बी डिटरमिन्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में बसने वाला हर बच्चा, ख्वाह वो फीमेल है या मेल है, जिसकी उम्र 5 साल से 16 साल तक है, गवर्नमेंट जो है वो उसकी प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन है वो कंपलसरी है। और इस बारे में इस अमेंडमेंट के तहत तमाम प्रोविंसेस को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन पे ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको मतलब बाउंड कर दिया गया, उनको बाउंड कर दिया गया कि वो इस बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे ताकि पाकिस्तान में बसने वाला हर बच्चा जो है वो बुनियादी तालीम जो है वो हासिल कर सके। इसमें बुनियादी तालीम से मुराद प्राइमरी से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक है। भट्टी साहब, जैसा आप बता रहे थे कि बुनियादी तालीम हर एक का हक है। प्रोफेसर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। आपने माशाल्लाह मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है, इसके साथ आप टेफल और इंग्लिश लैंग्वेज और आइल्स कोचिंग करवाते हैं। आपके ख़्याल में हमारे तालीमी निज़ाम में कौन सी खामियां मौजूद हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। शुक्रिया मियाँ इकबाल साहब, आपने इतने अहम मौजू के ऊपर इजहार ख्याल का मौका दिया। हमारे तालीमी निज़ाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसमें बहुत सी खामियां हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें तो ये लॉर्ड मैकॉले ने निज़ाम तालीम या एजुकेशन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब ब्रिटिश इरा था। ठीक है, उन्होंने जो पहले से राइज तालीमी सिस्टम था उसको ख़त्म किया और एक ऐसा स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका मकसद ऐसे सर्वेंट्स या ऐसे स्लेव्स पैदा करना था जो उनकी सबऑर्डिनेशन में काम करें। यस मैन टाइप ऑफ के इंडिविजुअल्स क्रिएट करना मकसद था उनका। तो अब इस सिस्टम के तहत जो कि अभी तक चल रहा है, पाकिस्तान बनने के बाद भी चल रहा है, आप देखें कि हमारे जो स्कूल्स हैं इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। क्रैमिंग सिस्टम है, उस क्रैमिंग सिस्टम के नतीजे में बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी इन्हेंस नहीं होती,
ना ही ये स्कूल्स का ऑब्जेक्टिव है। मैं ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत ही हाई प्रोफाइल स्कूलों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो वेस्टर्न स्कूलों को फॉलो करते हैं, उनके स्टाइल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जो हमारे लो प्रोफाइल स्कूल्स हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद जाती है हमारे बच्चों की, वहाँ ये निज़ाम है कि क्रैमिंग करवाते हैं बच्चों को, रॉट लर्निंग है, जिसके नतीजे में बच्चों के अंदर एक तकलीदी ज़ेन पैदा होता है, तख्लीकी ज़ेन नहीं पैदा होता। ये बहुत अहम बात है कि हम फॉलोअर्स बनते हैं, क्रिएटिव माइंडेड इंडिविजुअल्स नहीं बन पाते। हम कोई चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी हमारे अंदर नहीं होती। ठीक है प्रोफेसर साहब, यही वजह तो नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से साइंटिस्ट कम बन रहे हैं? हाँ, और देखें उसके बरखलाफ मार्केट में जो लोग आते हैं जॉब्स लेने के लिए, उनके अंदर किसी किस्म का ख़ास टेक्निकल स्किल नहीं होता, हत्ता कि उनके अंदर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के भी स्किल्स नहीं होते, सोशल लेवल के स्किल्स भी नहीं होते, कम्युनिकेशन स्किल उनका वीक होता है, को एग्जिस्ट करने का स्किल नहीं होता, ट्रांजैक्शन स्किल्स नहीं होते, और बहुत से इस तरह के स्किल्स हैं जो उनमें नहीं होते। और आप हैरान होंगे, बल्कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे बच्चे, ये एक एकेडमिक या सोशल डायलेमा है आई वुड से, कि इंटरमीडिएट करने के बाद या बीए करने के बाद पूछ रहे होते हैं कि सर अब हम क्या करें, हमें कोई बताएं, करियर पाथ बताएं कि जो हम टेकअप कर लें, अडॉप्ट कर लें, कोई करियर बना लें। इट मीन्स कि आपने एक ऐसे इदारे में बच्चे को 10 साल के लिए भेजा जो बच्चे के अंदर उसका हिडन पोटेंशियल डिग आउट करने में नाकाम रहे, या उनकी ये तरजीहात में शामिल नहीं था, कुछ भी हो सकता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि स्कूल में जो 10 साल, जो कि बहुत ही अहम पीरियड ऑफ लाइफ होता है, उसमें बच्चे को इस काबिल हो जाना चाहिए उस तालीमी निज़ाम से गो थ्रू करने के नतीजे में कि वो अपने करियर की सिलेक्शन खुद करें, बजाय कि हम बताएं कि भाई तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये बन जाओ। हम तो लेबल्स लगा देते हैं कि तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, लेकिन ये बच्चे को खुद चूज़ करना चाहिए। वो चूज़ कैसे करेगा? जब वो अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाएगा मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है। मेरे असातिज़ा ने उस पोटेंशियल को मंजर आम पे लाने में किरदार अदा किया हुआ है। क्या हमारे माशरे में कोई इस तरह का सेटअप नहीं है कि उस्ताद, टीचर्स बच्चों को परखें कि आया ये किस फील्ड में जाना चाहता है, इसकी ग्रूमिंग किस तरह की होनी चाहिए? मियां साहब, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू भी है। देखें, हमारे असातिज़ा की कुछ अपनी ही तरजीहात होती हैं और उनके कुछ अपने ही मसाइल भी होते हैं। आप एक लो पेड टीचर से इतने हाई लेवल की कंट्रीब्यूशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये इशारा करता है कि हम टीचर्स को अंडर पेड रखते हैं, कम पे करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि अनजस्ट है मेरे नज़दीक, तो ये इंसाफ की बात नहीं है। हाँ, अब करना क्या चाहिए कि टीचर्स को ट्रेनिंग्स करवानी चाहिए, एक सीरीज़ ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए स्कूल्स के अंदर, लाइक ट्वाइस अ मंथ कर लें, थ्राइस अ मंथ कर लें, या एटलीस्ट वंस अ मंथ करें, और उनको बताएं कि जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं वो क्या हैं, जदीद दौर के तकाज़े क्या हैं, मार्केट डिमांड्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं। ये बच्चे कल को मार्केट में जाएंगे तो किस तरह से अपने आप को वहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे, आपने उस काबिल बनाना है। ठीक है, और ये जो करिकुलम आपको दिया गया है, इसको किस तरह से आप बेहतर तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि उनके अंदर क्रिएटिविटी हो, उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने के स्किल्स हों, उनके अंदर एनालिटिकल पावर, जजमेंटल एक स्किल पैदा होना चाहिए, उनके अंदर आर्ग्यूमेंट करने का स्किल पैदा होना चाहिए, उनके अंदर सवाल करने का स्किल पैदा होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि टीचर्स को करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि टीचर चूँकि इतना लो पेड होता है नॉर्मल स्कूल्स में कि वो इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, एक चीज़। दूसरा, चूँकि ये एक बिज़नेस है, स्कूल सिस्टम प्रॉपर एक एजुकेशन है, एक बिज़नेस मॉडल पे चल रहे होते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो हमारे स्कूल एडमिन्स होते हैं या ऑनर्स होते हैं, उन्होंने भी ऐसा माइंडसेट रखा होता है कि ये एक हमने चंक ऑफ सिलेबस है, इतने स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के अंदर, ये पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमने ये कवर करना है एट ऑल कॉस्ट। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि बच्चों के अंदर क्या क्रिएटिविटी पैदा हो रही है, बच्चों के अंदर कोई टैलेंट, रियल टैलेंट पैदा हो रहा है नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि हमने कोर्स कवर करवाना है ताकि इन दी एंड हम एग्ज़ाम कंडक्ट करें और पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें कि हमने ये कोर्स गो थ्रू करवा दिया, जो कि ये भी एक गलत बात है। तो इस तरह के ये मसाइल हैं। अच्छा सर, मैं आपकी इजाज़त से एक आईने पाकिस्तान में एक ऐसा आर्टिकल मौजूद है जो, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने ज़िक्र फरमाया कि जो टीचर्स हैं वो लो पेड होते हैं, तो इस बारे में आर्टिकल 38 है, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल। वो ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ
such as food, clothing, housing, education and medical relief for all such citizens irrespective of race, sex, creed or it means कि जो स्टेट है वो ऐसे स्टेप्स ले जिससे आम जो लोग हैं, चाहे वो छोटी लेबर से उनका वो बिलोंग करते हैं, या वो टीचर्स हैं, या वो प्रोफेसर्स हैं, या वो किसी भी शोबा है ज़िंदगी से बिलोंग करते हैं, तो वो इस लेवल की अर्निंग कर सकें जिसकी वजह से उनकी जो रूटीन की लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, और वो जब वो खुद मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, साउंड होंगे, तो वो अच्छे तरीके से एजुकेट कर पाएंगे बच्चों के लिए। लिहाजा इन चीज़ों पे अभी काम करने की ज़रूरत मौजूद है। गो कि पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं और आईन पाकिस्तान 1973 में इसको लागू किया गया, तो आईन पाकिस्तान के नफाज से लेके आज तक इस पे भी खातर ख्वाह काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको आम अफराद की ज़िंदगी और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, अगर वो अच्छा फ्यूचर चाहते हैं सोसाइटी में बच्चों का, अपना, इस मुल्क और कौम का, तो इस पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। जी भट्टी साहब, जैसा आप बता रहे हैं कि ये बुनियादी ज़रूरियात जो आम इंसान की हैं, जिनमें टीचर्स भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो तो उनको प्रोवाइड करना, उनका ख्याल रखना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। Exactly. आइन भी यही कहता है। ठीक है भट्टी साहब, ये बताइएगा कि 18वीं तरमीम की रोशनी में सूबाई हुकूमतों ने एजुकेशन की फलाह बहबूद के लिए कौन से इक़दाम उठाएँ? जी बिल्कुल, ये मैं बताता चलूँ कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है जी, वो एक वेलफेयर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जी। ठीक है जी। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो एजुकेशन को एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल। तो 2010 में जब 18वीं जो तरमीम है वो लाई गई असम्बली में, तो उसका जो बुनियादी मकसद था वो तो प्रेसिडेंशियल पावर्स जो थी उनको लिमिटाइज करना था, लेकिन उसके साथ साथ एक जो बेहतरी उसमें लाई गई वो एजुकेशन के फील्ड में लाई गई। और इस सिलसिले में यूएनओ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के चैप्टर में ये चीज़ वाज़िया की गई है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। इस सिलसिले में 25A का जो है आर्टिकल का वो इजाफा किया गया कि आईन पाकिस्तान में जो तालीम है वो लाजमी होगी और फ्री होगी, ख़ास तौर पे 5 साल की उम्र से लेके 16 साल तक। तो इस सिलसिले में इस तरमीम के बाद सूबों को ये इख्तियारात दिए गए कि वो एजुकेशन के हवाले से कानून साजी करें और बच्चों को इस हवाले से फोकस किया जाए, फ़ीमेल्स को फोकस किया जाए, ताकि जो हमारा कौम का जो मुस्तकबिल है उसको संवारा जा सके। इस सिलसिले में सूबों ने फिर इनेक्टमेंट्स की, उन्होंने कानून साजी की। इस सिलसिले में बलूचिस्तान में कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014 उसे नाफज किया गया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कंपल्सरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट 2017 आया। इसी तरह पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014 और सिंध राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2013। तो ये तमाम सूबों में फिर उस अमेंडमेंट की रोशनी में कानून साजी की गई और गो के कानून साजी हो चुकी है, लेकिन अभी उसको उसके असल एसेंस में इम्प्लीमेंट करना वो बहुत ज़रूरी है। मतलब उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर अभी तक नहीं हो पा रही। प्रोफेसर साहब, दुनिया में एजुकेशन मॉडल पाए जाते हैं बेशुमार, जिनमें फ़िनलैंड के एजुकेशन मॉडल का बहुत चर्चा है। ये मॉडल है क्या और हम पाकिस्तान में इस मॉडल को किस हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मियां साहब, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल क्वेश्चन रेज़ किया है। फ़िनलैंड का जो एजुकेशनल मॉडल है इसके बहुत चर्चे हैं और बहुत से कंट्रीज़ इसको फॉलो भी कर रहे हैं। चूँकि वैसे तो ये छोटा सा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 5.5 मिलियन है, ग़लबन कोई 55 लाख तक, और लेकिन वो एजुकेशन में दुनिया को लीड कर रहा है। ठीक है,
अब उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें फिनोमिनन बेस्ड लर्निंग करवाते हैं बच्चों को, रियल लाइफ से इश्यूज़ उनके सामने रखते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, अपने क्वेश्चंस बनाएं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, वो मार्केट में जाते हैं, बाहर जाते हैं रियल वर्ल्ड में और उसको रिसर्च करते हैं। ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया भी यूज़ करते हैं और बाकी सोर्सेज भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जाके उसको रिसर्च करते हैं, फिर कोई ना कोई फाइंडिंग्स लेकर आते हैं। ठीक है, फाइंडिंग्स के नतीजे में फिर कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक प्रॉब्लम पोज कर दी जाती है, उनके सामने रख दी जाती है और उन्होंने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, जिसे फिनोमिनन बेस्ड लर्निंग कहते हैं। अब फ़िनलैंड में चूँकि आपने ये बड़ा अच्छा सवाल छेड़ा है, तो मैं थोड़ी सी और भी मालूमात शेयर कर दूँ कि फ़िनलैंड में असल में हमारे यहाँ तो बच्चे को 2 साल की एज में ही रजिस्टर करवा दिया जाता है स्कूलों में प्ले ग्रुप के अंदर, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। फ़िनलैंड ने रिसर्च के नतीजे में ये इस नुक्ते पे पहुँचे हैं कि बच्चे को स्कूल में 7 साल से पहले नहीं आना चाहिए। अब 7 साल से पहले को क्या लर्निंग करता है, वो अपनी ग्रैनीज़ के पास, अपने ग्रैंडपा के पास बैठ के स्टोरी सुनता है, उनकी विजडम सुनता है, उनसे सीखता है। ठीक है, मॉरल ग्रूमिंग भी होती है और नॉलेज में इजाफा भी होता है। 7 ईयर्स के बाद वो क्लासरूम में आता है। ठीक है, ये उनकी एज लिमिट है। फिर वहाँ बहुत ही फ्लेक्सिबल लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, लाइक कोई प्रेशर नहीं है स्कूल बैग कैरी करने का, यूनिफॉर्म का और बुक्स का। वो करिकुलम भी कोई ख़ास फॉलो नहीं करते, ज़रूरत पड़ने पे ख़ुद डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जिस तरह करिकुलम फॉलो करते हैं ऐसे नहीं है। क्लासरूम बहुत ही फ्रेंडली आइडियल होते हैं, चूँकि उन्होंने हैंड ऑन ट्रेनिंग टाइप चीज़ें करवानी होती हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाने होते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चे की लर्निंग को एनहेंस करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होते हैं और उनके अंदर उनका जो एजुकेशन का लेवल है वो इस लेवल पे आ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि दूसरे कंट्रीज़ भी उसको फॉलो करते हैं। अब आप देखें कि एक पीसा टेस्ट है जो हर साल कंडक्ट करते हैं, उसमें दुनिया भर से लोग अपीयर होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बच्चे अपीयर होते हैं। तो उसमें 2000 से लेके 2012 तक फ़िनलैंड लीड करता रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम पे गई कि आखिर इनके बच्चे क्यों लीड कर रहे हैं। ठीक है, अब फ़िनलैंड बच्चों को खाना जो लंच है वो भी खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, बुक्स खुद प्रोवाइड करता है, नो फ़ी इज़ चार्ज्ड अगेंस्ट ऑल द फैसिलिटीज़ एंड द एजुकेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड। अब ये मॉडल आपने जो कि जिक्र किया कि किस हद तक हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है और क्रूशियल क्वेश्चन बनता है कि क्या पाकिस्तान का मुआशी लेवल वो है जो फ़िनलैंड का है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है ये सारी चीज़ें? क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है एजुकेशन को इस हद तक कि बुक्स भी स्पॉन्सर करें और फ़ी भी ना हो और फूड भी स्पॉन्सर करें, यूनिफॉर्म तो है नहीं, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी गवर्नमेंट सपोर्टेड होनी चाहिए कि ये इम्प्लीमेंटेबल है नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ और भी बहुत से मसाइल हैं। एजुकेशन वैसे ही निगलेक्टेड है हमारे पाकिस्तान के अंदर, और ऑन द अदर साइड इतने ज़्यादा एजुकेशनल लेवल्स या वो एक सेगमेंट्स हुए हैं कि आप किस किस को एड्रेस करेंगे? या तो थॉरोली एक जैसे स्कूल बना दिया जाए जिसको गवर्नमेंट सुपरवाइज़ कर रही हो, मॉनिटर कर रही हो, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इस खूबसूरत मॉडल के अंदर से जो चीज़ें हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, हमारी कल्चरल नीड्स को, हमारी सोशल नीड्स को, हमारी मार्केट की नीड्स को जो फुलफ़िल करती हैं, वो हमें चेरी पिक कर लेनी चाहिए, हमें वो पिक कर लेनी चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। और एट द सेम टाइम हमें ये देखना चाहिए कि हमारी अपनी वैल्यूज़ क्या हैं और हमारे अपने मसाइल क्या हैं, उसको उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कोई पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए। और फ़िनलैंड का मॉडल फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज़ इट इज़ नहीं किया जा सकता। जो हमारी ऑन ग्राउंड जो चीज़ें इम्प्लीमेंट आपने बताया, जितनी हो सकती हैं हम कोशिश करके उनमें से उन्हें ले सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। देखना, टीचर्स की बात करें तो वहाँ 16 ईयर्स की टीचर एजुकेशन मस्ट होती है टू बी अ टीचर, और उसके बाद भी और टू बिकम अ टीचर इज़ नॉट ईजी जॉब। उसके लिए भी एक रिगरस एक स्क्रूटनी होती है जिससे गो थ्रू करना है, और फिर उनकी 5 ईयर्स की कोई ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, वहाँ टीचर होना ऐसे ही है जैसे टू बी अ डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, रिस्पेक्टेबल हाईली पेड होती हैं टीचर्स। ठीक है, अब यहाँ हाईली यानी कह लें कि एक्सट्रीमली लो पेड हैं, वहाँ हाईली पेड हैं। अब इन टीचर से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उस तरह की प्रोडक्टिविटी दें? अब वहाँ एक ही टीचर बच्चे को 5-6 साल तक 6 साल तक पढ़ाते हैं, टीचर्स चेंज नहीं होते। यहाँ हर
साल में टीचर चेंज होते हैं, एक साल में 2-2, 3-3 दफ़ा टीचर्स चेंज हो जाते हैं, बच्चों की अटैचमेंट उनके साथ ख़त्म हो जाती है, नए टीचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, और टीचर्स के अपने मसाइल हैं, इकनॉमिकल उनके जो भी चैलेंजेस हैं, तो ये मसाइल हैं। और दूसरा ये भी है कि वो मेरा ख़्याल है जहाँ तक, बल्कि जेन्युइन बात भी इसी तरह है कि वो ग्रेड 12 से जब बंदा यूनिवर्सिटी में जाता है ग्रेड 12 के बाद, तो वो वॉलंटेरियली कुछ आवर्स उसको फील्ड में काम करना पड़ता है, तो उसके बगैर प्रैक्टिकली फील्ड में भेजते हैं, वरना वो एक रियल लाइफ से एक रियल लर्निंग करके हैं। बिल्कुल ऐसे कि चाहे वो किसी हॉस्पिटल में जाके अपनी ड्यूटीज़ दे दे, कि किसी और जगह किसी चला जाए, किसी लाइब्रेरी में चला जाए, किसी को। अगर एक इसको जुमले में इसको कंक्लूड करूं तो हमारे बच्चे, चले यहाँ ओ लेवल्स ए लेवल्स तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, मेट्रिकुलेशन के बाद ये पूछते अब हमें क्या करना चाहिए, जबकि उनके बच्चों को खुद पता होता है हमने क्या करना है, कंट्रीब्यूट कैसे करना है सोसाइटी के अंदर। सर उसकी रीज़न ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स की तरजीह एजुकेशन है ही नहीं। यही वजह है कि जो हमारे बच्चे डे फर्स्ट से उन्हें एक रटे रटाए प्रोसीजर से गुजारा जाता है और हाफजे पे ज़्यादा काम किया जाता है, क्रिएशन पे काम नहीं किया जाता, क्रिएटिविटी पे काम नहीं किया जाता, जैसे सर ने फरमाया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी हुकूमतें हैं उन्हें एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ये सड़कें, ये बड़ी बड़ी इमारतें ये अपनी जगह पे, लेकिन जो कौम है वो एजुकेशन पे बनती है। जब तक एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें तो ज़्यादातर होता है जब भी कोई अच्छा लीडर आता है किसी भी कौम के पास, तो वो उनके इस स्किल को आगे लेके चलता है। उसने ना तो चीज़ें सस्ती करनी होती हैं, ना कोई ब्रिज बनाने होते हैं, ना कोई रोड्स बनाने होते हैं। तो हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हम रोड्स बनाएं, इनमें अपने पैकेज रखें। तो अगर कोई ऐसा लीडर बदकिस्मती से हमें नहीं मिल सका जो बाकायदा इसको एक जानदार कौम बनाए, तो उस साइड पे ले जाने के लिए हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना होगा। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं।